हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी प्रतीक कौशिक। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की वीडियो में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपका सीए इंटर में जो मॉक टेस्ट पेपर है इंस्टीट्यूट का। ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट पेपर है उसमें दो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, एक तो सीरीज वन, सीरीज टू। ठीक है। यहाँ पे जो सीरीज वन का जो पेपर है आपका डीटी का, वो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले दो सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन ए आपका इनकम टैक्स का दिया हुआ है, और सेक्शन वी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है किसका, जीएसटी का। ठीक है, सेक्शन बी दिया हुआ है किसका, जीएसटी का। उसमें डिवीजन ए कर रखा है और डिवीजन बी कर रखा है। इसमें क्या कर रखा है, डिवीजन ए एमसीक्यू कर रखा है, और डिवीजन बी जो है वो डिस्क्रिप्टिव कर रखा है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जो पेपर आता है वो आता है पार्ट वन और पार्ट टू करके। ठीक है ना। पार्ट वन में आपके एमसीक्यू वाला पोर्शन रहता है, और पार्ट टू में आपका डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन रहता है, दोनों का। तो एमसीक्यू डीटी प्लस आईडीटी प्लस डिस्क्रिप्टिव डीटी प्लस आईडीटी ऐसे करके रहता है। ठीक है ना। ऐसे जो मॉक टेस्ट पेपर का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में नहीं आता। एग्जाम का जो फॉर्मेट रहता है वो कैसे रहता है, पार्ट वन और पार्ट टू करके। ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एज अ इन्फॉर्मेशन बता दिया। चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डीटी वाला पोर्शन। तो डीटी वाले पोर्शन में सबसे पहले हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो पहले केस सिनेरियो दे रखा है। ठीक है। So would write the most appropriate answer to each of the following multiple choice question by choosing one of the four options given. All questions are compulsory. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केस सिनेरियोज दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलिए रीड करते हैं। मिस्टर सूरज इज 38 ईयर्स, इज वर्किंग इन करीम प्राइवेट लिमिटेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो मिस्टर सूरज है, और मिस्टर सूरज जो है वो एक करीम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। ठीक है। हिज ईयरली पे स्लिप फाइनेंशियल ईयर 24-25 एज फॉलो। उनका ईयरली पे स्लिप हमें दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस टेबल को अर्निंग्स दी हुई है, और यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, डिडक्शंस दिए हुए हैं। कभी भी कोई टेबल्स आती है, उस टेबल्स का फॉर्मेट आपको जरूर से एग्जाम में पढ़ना चाहिए, तो किस फॉर्मेट में आपको जो टेबल्स जो टेबल जो है वो दी हुई है। ठीक है। यहाँ पे अर्निंग्स दी हुई है। अर्निंग्स में बेसिक पे दे रखा है, डीए दे रखा है, एचआरए दे रखा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, पर्सनल अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है फॉर टू चिल्ड्रंस के। ठीक है। मेडिकल अलाउंस है, बोनस है। और इस तरीके से टोटल अर्निंग्स दे रखी है कितने की, 16,53,210 रुपए की। फिर उसके बाद कुछ डिडक्शंस दे रखे हैं। एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन दे रखा है टू प्रोविडेंट फंड 1,14,132 का। प्रोफेशनल टैक्स दे रखा है 2,400 रुपए का। इनकम टैक्स दे रखा है 1,93,400 रुपए का। और नेट पे दे रखा है कितने का, 13,43,278 रुपए का नेट पे दे रखा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आती है, हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इतना अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। बोल रहे उसके एम्प्लॉयर ने भी क्या किया है, सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन किया है जिसमें प्रोविडेंट फंड में। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूँ। जब भी आप इस तरीके का कोई एमसीक्यू करो जिसमें ऊपर पहले टेबल दे रखी है और फिर नीचे आपको डिटेल्स दे रखी है, ठीक है ना। अभी हम एक डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस करते हैं जो 50 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन आता है पीजीबीपी का। वहां पे भी हम ये क्या करेंगे, फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। अब वो फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। एक बार मैं इसमें यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इज एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो देखो, ये यदि कोई इन्फॉर्मेशन जो रजिस्टर दे रखी है, वो यदि किसी उस चीज से रिलेटेड है जिसका आपको यहाँ पे उस टेबल में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा, जैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दे रखा है, यहीं पे क्या लिख दो, एक ए पॉइंट लिख दो। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप ये टेबल्स देखोगे ना, इस टेबल में आपको पता चलेगा कि ए नंबर पे आपको कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो भी आपको इसके साथ में रीड करनी है। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका कोई भी जो एडजस्टमेंट है ना, एक तो आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, बार बार आपको नहीं देखना पड़ेगा, और वो कोई भी जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी छूटेगी भी नहीं। ठीक है ना। नहीं तो पता चला कि हम यहाँ पे देख के वो पूरा कर गए और उसका हमने कोई यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन है वो नहीं किया, या फिर कोई एडजस्टमेंट है वो करने से रह गया। ठीक है। जैसे बी पॉइंट दे रखा है, डियरनेस अलाउंस फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो डीए से रिलेटेड कुछ डिटेल दे रखी है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, बी पॉइंट लिख दिया।
ऐसे करके आपको क्या करना है पूरा, तो पीजीबीपी के क्वेश्चन में भी आपको ऐसे करना है, ठीक है। और ये जो इस तरीके से टेबल वाले और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं उनमें तो आपको ये करना ही है। थर्ड जगह ही हैज पेड 55,212 टुवर्ड मेडिकल एंड प्रीमियम फॉर हिज पेरेंट्स एज्ड अबव 65 इयर्स बाय अकाउंट पे चेक। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऊपर जो डेटा दे रखा है उसमें किसी से रिलेटेड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसने बोला कि इसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, चेक से पे किया। इसका मतलब ये बात कर रहा है किसकी, सेक्शन 80D के डिडक्शन की बात कर रहा है, 80D की डिडक्शन की बात कर रहा है। और ये यहाँ पे सीनियर सिटीजन है उसके पेरेंट्स, तो बताओ कितने का यहाँ पे इसको डिडक्शन मिल जाएगा, 50,000 रुपए का, ठीक है। The point there he has three children studying in Sandalwood International School. The following are the components of school fees paid for the academic session 24-25. उसके तीन बच्चे हैं और यहाँ पर जो स्टैंड उसका एक स्कूल है सैंडलवुड करके, उसकी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, स्कूल फी के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो तीन चाइल्ड है, ट्यूशन फीस दे रखी है, एडमिशन फीस दे रखी है, बुक्स एंड स्टेशनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कॉस्ट दे रखी है, एक्टिविटी फीस दे रखी है। इस तरीके से पूरा उसका जो है ब्रेकअप दे रखा है जो भी उसने फीस पे की है। चलिए, तो ये जो डेटा है यहाँ पे, ये सेक्शन 80C में जो डिडक्शन हमें मिलती है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमें केवल ट्यूशन फीस का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है, बल्कि और जो अमाउंट अपन पेमेंट करते हैं उसका यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। और कितना मिलता है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का मिलता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, मिस्टर सूरज डिपॉजिटेड ₹2 लाख इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज माइनर चाइल्ड 1, ₹3 lakh in the account of minor child 2, and 4 lakh in the account of minor child 3. Bank paid interest at the rate of 3.5% per annum on each of these deposits. All these transactions were made on 1st April 2024. यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर सूरज ने क्या किया, अपने उसके तीन बच्चे हैं, हर एक के खाते में उसने क्या किया है, कुछ पैसा जमा करा दिया है। तो यहाँ पे देखो इसने जो पैसा जमा कर लिया है ना, ये बोल रहा है डिपॉजिट करा दिए हैं। अब वो सेविंग अकाउंट्स में है या फिर वो एफडी है, उसके बारे में यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब 3.5% भी दे रखा है पर एनम का। तो 3.5% पर एनम का इंटरेस्ट तो सेविंग बैंक पे ही होता है, ठीक है, एफडी पे तो होता नहीं है। तो एक तरीके से हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये जो पैसा है इसने इसके इनके सेविंग अकाउंट्स में जमा करा दिया है, ठीक है। अब ये माइनर्स है तो जो भी इंटरेस्ट की इनकम होगी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स, जो भी इसकी इनकम होगी डिपॉजिट से, वो इनकम किसके हाथ में क्लब होगी, पेरेंट्स के हाथ में। पेरेंट्स भी कौन सा पेरेंट्स, जिसकी इनकम इस माइनर की इनकम को क्लब करने से पहले ज्यादा है, उसके एंड में क्या होगा, वो क्लब होगा, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे क्या दे रखा है, ये क्लबिंग का विंडो। He has invested ₹5,000 in HDFC ULIP and taken a LIC policy for his wife of ₹10,000, तो ये 80C में आ जाएगा। He has invested ₹12,500 and ₹25,000 toward NPS Tier 1 account and Tier 2 account respectively। तो इसने 12,500 Tier 1 में की है, ठीक है ना, Tier 1 में की है। तो Tier 1 में जो करते हैं उसका तो 80CC/D1 में आपको मिल जाता है, और जो Tier 2 होता है उसका 80C में मिलता है। लेकिन किसको मिलता है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, किसको मिलता है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। यहाँ पे जो ये जो पर्सन है मिस्टर सूरज, ये प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है। तो प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो 25,000 रुपए का बेनिफिट है टीयर 2 अकाउंट्स वाले का, इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो 25,000 रुपए है ना, 25,000 रुपए, इसका बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि टीयर जो सेकंड अकाउंट होता है टीयर 2 अकाउंट, इसमें केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आता है ये ऑल्सो डोनेटेड ₹50,000 पीएम केयर फंड। तो पीएम केयर फंड में जो पैसा जाता है उसका 80G में आपको डिडक्शन मिलता है और अनलिमिटेड की कैटेगरी में आता है, तो इसका 50,000 का यहाँ पे आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद आता है मिस्टर सूरज इन्वेस्टेड ₹40,000 इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑन 8 मार्च 2020 एट द रेट ऑफ 200 पर शेयर। तो यहाँ पे क्या किया उसने, 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, ₹200 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। 1 मार्च 2020 को 31 दिसंबर 2024 को क्या कंपनी ने विड्रॉ कर लिया 100 शेयर ₹300 पर शेयर पे। तो ये जो केस है ये किसका है, वाई बैक का है। अब वाई बैक का है तो वाई बैक में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। 30 सितंबर 24 तक कुछ अलग ट्रीटमेंट होता था, 1 अक्टूबर 24 से कुछ अलग ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे जो केस आ रखा है ये वाला केस कौन सा है, हमारी 1 अक्टूबर के बाद है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ट्रीटमेंट अलग होगा, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। मिस्टर सूरज भाई मिसेस सुषमा इज हाउस वाइफ। देखो, बोला कि मिस्टर सूरज की जो वाइफ है ना, मिस सुषमा हाउस वाइफ है। ये इन्फॉर्मेशन इसने क्यों दी होगी, देखो ऊपर एक इसने पॉइंट दिया था कि इसने पैसा डिपॉजिट करा है माइनर चाइल्ड के अकाउंट्स में।
बताओ यहाँ पे जो इनकम है माइनर चाइल्ड की क्लब होगी, क्लब किसके एंड में होती है, पेरेंट्स के एंड में। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी कौन सा, जिसकी इनकम ज्यादा होती है बिफोर क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम। तो इस केस में देखो ये बोल रहा है कि हाउस वाइफ है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मिस्टर सूरज का इनकम क्या है, ज्यादा है उसकी वाइफ की इनकम से। ठीक है, तो ये मिस्टर सूरज की इनकम यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनको यहाँ पे कुछ जवाब देना है क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन है, which of the following statement is a correct regarding the allowance received by Mr. Suraj if he has opted out the default tax regime? बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अलाउंसेस के रिगार्डिंग जो रिसीव हुए मिस्टर सूरज को, यदि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट करता है, यानी कि वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाता है। किसमें जाता है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाता है। तो देखो उस केस में बोल रहा है मेडिकल अलाउंस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आर फुली एग्जाम। नहीं, फुली एग्जाम तो नहीं होता ये फुली एग्जाम नहीं होता। जनरल एजुकेशन अलाउंस वगैरह मेडिकल अलाउंस का फुली एग्जाम होता है, नहीं फुली एग्जाम नहीं होता। पॉइंट बी में बोल रहा है ओनली चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एग्जाम पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो एग्जाम होता है कितना, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। ओके, ये आंसर एकदम करेक्ट है अभी तक। तो ऊपर वाला था देखो, बोला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुली एग्जाम, फुली एग्जाम कहाँ से हो गया भाई, फुली एग्जाम नहीं होता। पॉइंट नंबर सी बोल रहा है ऑल अलाउंस जो रिसीव हुए सारे के सारे फुली टैक्स हुए हैं। जो भी अलाउंसेस रिसीव हुए हैं वो फुली टैक्सेबल है। तो देखो इसकी शीट में अलाउंस कौन कौन से मिले इसको, एचआरए मिला। तो एचआरए देखो इस केस में यहाँ पे ये क्या फुली टैक्सेबल होता है, नहीं, एचआरए में इसको डिडक्शन मिलता है 1030 में हम कैलकुलेशन करते हैं एचआरए का। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का हमें क्या मिलता है यहाँ पे, 100 रुपीज पर मंथ का यहाँ पे डिडक्शन मिलता है अलाउंसेस का। तो इस केस में बताओ यहाँ पे क्या है कि ये जो इसका सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब सारे के सारे जो अलाउंस रिसीव हुए वो फुली टैक्सेबल हुए, तो ऐसा नहीं है। ओनली ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आर फुली एग्जाम, तो ये आंसर भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो एग्जाम होते हैं आपको 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है what will be the amount of income chargeable to tax under the head salaries in the hands of Mr. Suraj assessment year 25-26 if he pay tax in the default regime। देखो यदि वो डिफॉल्ट regime में जाता है तो कितना उसका सैलरी का इनकम बनेगा, डिफॉल्ट regime में जाता है। तो देखो डिफॉल्ट regime में जब जाएगा तो इस केस में सीधा सा देखो यहाँ पे उसकी टोटल अर्निंग्स दे रखी हैं, टोटल अर्निंग्स दे रखी हैं। तो देखो एचआरए वगैरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, पर्सनल अलाउंस का कुछ नहीं होता। मतलब ये सारे के सारे टैक्सेबल होंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टैक्सेबल होगा, मेडिकल अलाउंस बोनस, तो ये सारे के सारे जो भी अलाउंस है ना ये सारे के सारे कौन से होंगे, टैक्सेबल होने वाले हैं। सारे के सारे क्या होने वाले हैं, टैक्सेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो उस केस में तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी है, 16,53,210। अब इसमें देखो यहाँ पे एक चीज और दे रखी है डिडक्शंस में, और क्या क्या दे रखा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रखा है प्रोविडेंट फंड का। उसके साथ एक पॉइंट ए में चीज दे रखी है कि इज एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोविडेंट फंड। तो देखो ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है ना ये तो क्या मिलता है 80C में डिडक्शन मिलता है, और ये जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना तो ये अप टू कितना 12% ऑफ सैलरी तो क्या होता है, एग्जिट होता है। और उसके एक्सेस में जितना है वो क्या कहता है, सैलरी में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो 12% ऑफ सैलरी तक है तो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर का जितना भी है तो टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी कौन सी होती है, बेसिक प्लस डी वाली। तो अभी हम इसमें क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखो 634,068 प्लस 126,814 यह जाएगी आपकी टोटल सैलरी जो आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 7,60,0882। और इसका आपको कितना करना है, 12%। इसका कितना करना है आपको, 12%। ये आएगा आपका 91,305.84। तो बताओ इतना जो अमाउंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और उसके ऊपर भी टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ यहाँ पे, 1,14,132। तो ये जो एक्सेस पैसा है, ठीक है ना, माइनस 1,14,132, यानी जो 22,826 रुपए है, 22,826 रुपए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बताओ, एड बैक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। तो सैलरी कितने की दे रखी है, सैलरी यहाँ पे दे रखी है 16,53,210। इसमें ऐड कर दो 22,826।
तो 16,53,210 प्लस 22,826, 16,73,036, और इसमें से लेस कर दो क्या, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है तो 75,000 का क्या मिल जाएगा इसको, 75,000 का क्या मिल जाएगा इसको डिडक्शन, यानी कितना, 16,01,036, 16,01,036, ये क्या बन जाएगी इसकी सैलरी। ठीक है, तो 16,01,036 इसकी क्या बन जाएगी सैलरी इनकम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो सैलरी है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हमें बतानी है। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड बोल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, determine the amount of tax to be deducted at source by Kareem Private Limited on the salary paid to Mr. Suraj in the default tax regime if he has not informed about his other income to his employer। और अपने एम्प्लॉयर को उसने कोई अंदर इनकम तो बताई नहीं है, लेकिन बता दो उस पर कितना जो है यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। तो बताओ उसकी इनकम कितनी निकल गई, 16,01,036। इस पे आप यदि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से टैक्स निकाल रहे हैं तो देखो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या होता है, अप टू 15 लाख रुपए तक कितना टैक्स बनता है, 1,40,000। और नेक्स्ट 15 लाख पे कितना, 30% प्लस उसमें 4% का सेस ऐड कर दो, तो कितना टैक्स बन जाएगा, माइनस 30% प्लस 1,40,000 प्लस 4%, ये आ जाएगा आपका 1,77,123.23 इसको क्या कर लो, राउंड ऑफ कर लो, इसको क्या कर लो, राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ में क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन होता है, राउंड ऑफ में क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन होता है इसको तो इग्नोर कर देते हैं, और ये वाला पोर्शन कहाँ पे जाएगा, 1,77,120, क्योंकि 5 है उससे कम है। आपको यदि राउंड ऑफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो राउंड ऑफ के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाल रखा है, छोटा सा वीडियो आप देख लेना, उससे आपके सारे राउंड ऑफ के पूरे कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है राउंड ऑफ। ठीक है, इससे आपका पूरा का पूरा जो आंसर है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना टैक्स बन के आ रहा है, 1,77,120, तो 1,77,120 में बताओ कौन सा है यहाँ पे, यस द अमाउंट ऑफ ₹193,400 टैक्सेस और नो द करेक्ट अमाउंट इज 1,77,120, 1,84, 1,99, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। Assuming for the purpose of answering this question only that no contribution is made by Mr. Suraj and is employed toward Provident Fund, what amount of deduction is available? Mr. Suraj under Chapter 6 से for the previous year 2024-25 if he has opted of default tax regime। ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जा रहा है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जा रहा है। ऊपर एक चीज यहाँ पे आई है कि जो कंट्रीब्यूशन जो किया गया है, ऐसा मान के चलो कि इस वाले क्वेश्चन के लिए, अज्यूम करो इस क्वेश्चन के लिए कि ऐसा यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो डिडक्शंस है, ये जो डिडक्शन हम बात कर रहे थे एटीसी में, ये जो है इसका यहाँ पे एटीसी में डिडक्शन मिलता है, और ये 12% सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है, तो बोला इसको इग्नोर कर दो, मतलब एटीसी में अब इसको काउंट नहीं करना, बढ़िया है नहीं करना, तो उसके अलावा काउंट कर लो। तो उसके अलावा देखो यहाँ पे कौन कौन से डिडक्शन है, तो सबसे पहले तो देखो 80D में कितना आपको 50,000 मिल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस का ट्यूशन फीस है, तो 80C में बताओ क्या है, तो यहाँ पे ट्यूशन फीस है 3 चाइल्ड्स का, लेकिन कितना, 2 चाइल्ड का चाहिए, कौन सा क्लेम करें सर, जो ज्यादा में क्लेम करो ना, तो 37 और 40, 37 और 40 कितना, 77 प्लस, और क्या क्या है, 5,000 रुपये HDFC यूलिप के हैं, और 10,000 रुपये किसके हैं, LIC के हैं, तो 15,000 रुपये ये हो गए, 15,000 रुपये ये हो गए। और क्या है, इन्वेस्टेड 12,500, तो 80 CCD बन में आएगा, ये भी इसी का पार्ट है, तो 12,500 ये हो गया, 12,500 ये हो गया। 25,000 रुपये मिलेगा नहीं, पीएम केयर फंड में 80G में डिडक्शन मिल जाएगा, कितना, 50,000, तो 80G में कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 50,000। एक चीज इसमें देखो है, ये जो मिस्टर सूरज है, इस सूरज ने जो है पैसे क्या किए, डिपॉजिट किए अपने माइनर चाइल्ड के अकाउंट्स में, ये पैसा क्लब होगा, ये पैसा क्लब होगा, किसके पास क्लब होगा, तो देखो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम मान के चलेंगे कि पैसा क्लब किसके हाथ में हो रहा है, मिस्टर सूरज के हाथ में, और एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि उसकी जो वाइफ है वो क्या है, हाउस वाइफ है, इसका मतलब वो इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो सूरज है उसकी इनकम ज्यादा है उसकी वाइफ की इनकम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी की पूरी इनकम जो रिसीव होगी किसको,
माइनर चाइल्ड के सेविंग अकाउंट से वो किसके पास जाएगी, वो मिस्टर सूरज के पास जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी इनकम बनेगी, तो देखो यहाँ पे एक तो है आपका 2 3 5 और 4 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए पे कितना, 3.5%। यहाँ पे कितना है, 9 लाख रुपए, और 9 लाख रुपए में 3.5% आप निकालोगे तो यह आ जाएगा 31,500। ये 31,500 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये क्लब होगा किसके हाथ में, सूरज के पास, सूरज के एंड में क्लब होगा। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट इसकी इनकम बनेगा, तो इस पे मतलब हमें 80 TTA का बेनिफिट भी मिलेगा, कितना, 10,000 रुपए। कितने का, 10,000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा, 80 TTA कितना, 10,000। तो ये टोटल कितनी हो गई, 50,000 प्लस 77 प्लस 15,500, 50 प्लस 10, ये आ जाएगी आपकी 2,14,500। ये आ जाएगा आपका 2,14,500 टोटल डिडक्शन। ठीक है, 2,14,500, 2,14,500। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज फॉर असेसमेंट इन 25-26 इफ ही हैज ऑप्टेड बिफोर टैक्स रिसीव। बिफोर टैक्स रिसीव से ऑप्टिंग कर रहे हैं, आफ्टर टैक्स रिसीव में जा रहे हैं, तो कितना अमाउंट कितना होगा, 31,500 रुपए की इनकम थी, और 3 चाइल्ड का उसको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1032 का डिडक्शन। 1032 का डिडक्शन कितना, 1,500 रुपए पर चाइल्ड का कितना, 4,500। यानी कितना, 27,000। यानी कितना, 27,000 रुपये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। 27,000 रुपये क्या चलेंगे उसमें। अच्छा, यदि मान लो डिफॉल्ट टैक्स किसी में होता तो ये बेनिफिट नहीं मिलता, फिर पूरा का पूरा क्या हो जाता, अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड हो जाता। ठीक है, तो क्लब का इनकम प्लस 1,500 रुपये का क्या मिलता है यहाँ पे, हर पूरे चाइल्ड का मिलता है, यहाँ पे चाइल्ड की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो तीनों चाइल्ड के यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कितने का, 4,500 रुपये का। यानी 27,000 रुपये क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट टू डायरेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर सूरज बाय ट्री इंडिया लिमिटेड व्हाट। तो जो भी उसने जो वही किया है, उस वही के केस में क्या होगा, उस बाईबैक के केस में क्या होगा। तो देखो, बाईबैक के केस में जो 1 अक्टूबर से क्या हो रखा है, 1 अक्टूबर के बाद से क्या बन जाता है, डीम डिविडेंड बनता है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ गया पॉइंट, ये रहा। ये क्या बनता है यहाँ पे, डीम डिविडेंड बनता है। तो डीम डिविडेंड के केस में बताओ कितना, 100 शेयर्स, और कितना, 300 रुपये बाई, 300 रुपये पे उसने किया, 100 शेयर्स पे, और 300 रुपये पर शेयर, कितने पे बाई किए हैं, तो इसका मतलब 30,000 रुपये तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, डीम डिविडेंड। क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड। तो ये डीम डिविडेंड IFRS में जाके क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो उसकी हमने जो भी खरीदा था, जो भी हमने खरीदा था, इसमें कैपिटल गेन भी निकलेगा। ठीक है ना, तो कैपिटल गेन जो निकलेगा वो कितने पे है, 100 शेयर्स पे, भाई 100 शेयर्स इन्वेस्टमेंट हुए हैं, हमने कितने में खरीदे थे, मैंने 200 रुपए पे। तो जो भी आपने खरीदा था मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इस केस में क्या होता है कि जो सेल वैल्यू होती है ना, फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो निकलते हैं कैपिटल गेन में, ऑलवेज नील होती है, ऑलवेज नील होती है। तो यहाँ पे 100 शेयर्स बेचे, कितने में खरीदे थे, 200 रुपए में, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000। और इसका नेचर कौन सा है, 2020 में परचेस कर लिए थे और 24 में बेचे हैं। ठीक है ना, लिस्टेड इक्विटी शेयर के केस में कितना मंथ देखते हैं, 12 मंथ। इसका मतलब ये क्या जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सॉर्ट आउट कर देना। ठीक है, 30,000 रुपये डीम डिविडेंड बन जाएगा, 20,000 रुपये का क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, चलिए, तो इसमें बोला कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, 30,000 टैक्सेबल एज डीम डिविडेंड एंड 20,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, बिल्कुल सही है। 30,000 अमाउंट रिसीव बाईबैक शेयर्स एंड इन हैंड ऑफ मिस्टर सूरज under section 1034A, answer is no. 10,000 being the difference between amount received by cost of acquisition, ये भी गलत है। नो ट्रीटमेंट सिंस बाईबैक शेयर नॉट ट्रांसफर, नहीं, तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला केस सिनेरियो था ये कंप्लीट हो चुका, कितने का, 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो केस सिनेरियो होता है, इसमें ये 12 मार्क्स का एक केस सिनेरियो होता है। ठीक है ना, एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू होता है। ये जो 12 मार्क्स का केस सिनेरियो होता है, ये 12 मार्क्स का एक सिंगल केस सिनेरियो भी आ सकता है, या फिर 6 6 मार्क्स के 2 केस सिनेरियो भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक ही यहाँ पे दे दिया। ये 2 भी आ सकते हैं, 6 6 मार्क्स के 2 भी आ सकते हैं, एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये 2 मार्क्स का है।
Mr. Raman is 64 years, was not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for the investment of rupees 7 lakh not reported in the books of accounts. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है सीनियर सिटीजन है और इन्होंने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया असेसिंग ऑफिसर को, जो इन्वेस्टमेंट है 7 लाख रुपए के इन्होंने रिकॉर्ड नहीं कर सके थे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि व्हाट शैल बी द टैक्स पेबल बाय हिम ऑन वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट डीम्ड इनकम एज पर सेक्शन 69। तो सेक्शन 69 में डीम्ड इनकम बन गया, अनडिस्क्लोज इनकम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है आपका। तो यहाँ पे बताओ कितना परसेंट से टैक्स लगता है यहाँ पे इस पे? तो यहाँ पे 78% से टैक्स लगता है। कैसे? 60% टैक्स की रेट होती है, प्लस 25% सरचार्ज होता है, प्लस 4% एजुकेशन से। ध्यान रखना, ये जो सरचार्ज है ना, ये ऑलवेज लगता है, भले ही आपकी 10,000 रुपए की इनकम है तो भी लगेगा। इस पे फर्क नहीं पड़ता, इस पे वो वाला सरचार्ज के नॉर्मल प्रोविजन मत लगा देना कि 50 लाख तक तो लगता नहीं है, 50 लाख से 1 करोड़ का 10% लगेगा, नहीं, यहाँ पे कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 78% से टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने से? 78% से। तो 7 लाख रुपए का जो है यहाँ पे आपको 78%, यानी कितना? 5,46,000 रुपए का टैक्स पे करना, 5,46,000 रुपए का टैक्स करना। चलिए, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की जो लायबिलिटी पे करते हैं उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? ट्रू है। ठीक है, एडवांस टैक्स इज पेबल ओनली इफ टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। नो, एडवांस टैक्स लायबिलिटी अराइज ओनली फॉर दोस हु हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। No, Ramesh and Son HUF has to pay advance tax if the advance tax payable is rupees 10,000 or more in a financial year। तो ये ठीक है कि यदि उसका एडवांस टैक्स जो है 10,000 रुपए उससे ज्यादा का बन रहा है तो उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर सुरेश opting for presumptive taxation under section 44 ADA is required to pay advance tax in 4 installment। नहीं, यदि आप 44 ADA लेते हैं यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेते हो ना, तो केवल एक ही इंस्टॉलमेंट होती है आपके पास, मार्च वाली। ठीक है ना, एक ही इंस्टॉलमेंट मिलता है, 4 इंस्टॉलमेंट नहीं होती। तो बताओ यहाँ इस केस में बताओ, पॉइंट नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे यदि आपका जो एडवांस टैक्स पेबल आप कर रहे हो वो 10,000 या उससे ज्यादा का है तो आपको यहाँ पे एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। इसने बोला रिमिशन सन HUF, यहाँ पे बताओ कोई सा भी SSC हो, इस पे प्रोविजन नहीं होते। लेकिन ध्यान रखना, यदि कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, हमने बहुत सारे केस सिनेरियो किए थे इंस्टीट्यूट के, ठीक है ना, उसमें हर मतलब एक केस सिनेरियो में इसका पॉइंट जरूर होता था एडवांस टैक्स का। ठीक है ना, तो उसमें क्या था, यदि रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है और उसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है उसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, तो उस केस में बताऊँ वहां पे उस पर एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, अदरवाइज एप्लीकेबल होते हैं। इस एसएससी के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, पीजीबीपी का इनकम नहीं है, तो फिर उसको यहाँ पे ये एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15 मार्क्स का जो है ये पोर्शन एमसीक्यू का हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जो आपका डिवीजन दिया है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो इसमें देखो बोला क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। ठीक है ना, उसके बाद जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर बोथ द रिजीम। ठीक है ना, आपको दोनों रिजीम के अंदर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जब भी आपको बोलता है कि आपको बोथ रिजीम्स के अंदर क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है, इसका मतलब आपको इनकम भी निकालनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट है आपके पीजीबीपी का, वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। मतलब पहले आप इनकम निकालोगे एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, आप इनकम निकालोगे एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, उसके बाद आप कुछ एडजस्टमेंट करते हो और वो एडजस्टमेंट के बाद आप क्या निकालते हो यहाँ पे, नॉर्मल टैक्स रिजीम से जो भी आपका टैक्स और इनकम निकलता होता है। ठीक है, यही फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने जो आपका SM स्टडी मटेरियल उसमें दिया हुआ है, वही फॉर्मेट आपको भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको जो है एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यदि आपको दोनों रिजीम में कभी भी एग्जाम में टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए बोले, सबसे पहले आपको डिफॉल्ट रिजीम में निकालना है, फिर नॉर्मल यानी जो आपकी ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाना है। ठीक है, ऐसे मत करना कि पहले आपने ऑप्शनल ऑप्शनल यानी ओल्ड रिजीम में निकाल दिया फिर डिफॉल्ट टैक्स, हो सकता है कि उसके से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाए। पहले आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में निकालना है और फिर उसके बाद आपको ओल्ड रिजीम में निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये क्वेश्चंस कई बार जो है एमटीपीज में पूछा जा चुका है। तो इंस्टीट्यूट के पास देखो, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चंस है ना बहुत कम है, लिमिटेड है। ठीक है,
तो इस केस में क्या है कि वो वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट करता रहता है। वही सेम एडजस्टमेंट्स हैं, तो एमटीपी, आरटीपी में उस लेवल के जो हैं क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है ना? कभी-कभी कोई 1 या 2 एडजस्टमेंट करके दे दे, नहीं तो दे दे। क्यों? एक तो भाई सीधी-सी बात है, 3 अटेम्प्ट लग रहे हैं, साल में 3 अटेम्प्ट लग रहे हैं और 3 अटेम्प्ट में फिर क्या है, 6 मॉक टेस्ट हो गए, दोनों सीरीज़ के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी लेने हैं, ठीक है ना? मेन पेपर के एग्ज़ाम्स भी हैं। तो उस केस में फिर क्वेश्चंस की बहुत लिमिटेशंस आ जाती है। तो क्वेश्चंस क्या करता रहता है इंस्टीट्यूट, बार-बार वही पेपर के क्वेश्चंस रिपीट करता रहता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी का, ये कई बार एमटीपी में वो पूछ चुका है इंस्टीट्यूट। तो ये कोई नया क्वेश्चंस यहाँ पे हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? तो यदि आपके पास कोई बढ़िया टीचर के क्वेश्चन रहेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चंस। चलिए, मिस्टर सुभाष रीड करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, मिस्टर सुभाष अ मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एज है इसकी 61 ईयर। इसका मतलब ध्यान रखना है सीनियर सिटीजन है। ये क्या है? सीनियर सिटीजन है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो आपको ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट दे रखा है मिस्टर सुभाष का। तो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्री टेंडर, ग्रोस प्रॉफिट, सेल्स दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आपको यहाँ पे सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, रेट्स एंड टैक्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का लेट पेमेंट किया तो उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया। तो इस केस में देखो, जीएसटी का क्या होता है, जीएसटी का आपने कोई टैक्स पे किया, कोई आपने इंटरेस्ट पे किया, वो हमेशा अलग होता है। पेनल्टी वगैरह अलग नहीं होती। इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में तो कुछ भी अलग नहीं होता, चाहे वो टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, कुछ भी अलग नहीं होती है इनकम टैक्स की। तो ठीक है, लेकिन जीएसटी में जो है आपको ये इंटरेस्ट वगैरह ये क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इंटरेस्ट पेड टू एनबीएफसी, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है डिविडेंड फ्रॉम, डिविडेंड इनकम दे रखी है इंडियन कंपनी से। इंटरेस्ट रिसीव वो एफडी का, ये नेट ऑफ टैक्स दे रखा है। और रेंट रिसीव दे रखा है, रेंट रिसीव दे रखा है, इसका मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी की एक इनकम दे रखी है, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे रखी है। इनकम टैक्स का रिफंड दे रखा है, इनकम टैक्स का रिफंड दे रखा है। ठीक है, ये डिविडेंड की इनकम दे रखी है, ये अदर सोर्स की इनकम है। ये क्या है, ये अदर सोर्स की इनकम है। ये जो इनकम टैक्स रिफंड है, तो देखो इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आपको कुछ जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो सेम मैं अभी मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, वही चीज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। चलिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला कि द टर्नओवर ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 3.08 करोड़। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर जो है इसका टर्नओवर कितना था, 3.08 करोड़ था। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है प्रीवियस ईयर 24-25 का ओवर वैल्यूड है 25,000 रुपए से। तो 25, सॉरी, इतना जो 24-25 है, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो अंडर वैल्यू है कितने से, 25,000 रुपए से। 25,000 रुपए से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्या है, अंडर वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे। चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वहां पर हम क्या मेंशन कर लेते हैं, बी, ताकि हमें पता चल जाए कि क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। Rates and tax include rupees 5,000 paid toward late filling of his income tax return for assessment year 2025 under section 234F of Income Tax Act 1961। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5,000 रुपए किसके हैं, लेट फिलिंग। आपने इनकम टैक्स की रिटर्न जो है लेट फाइल की, उससे रिलेटेड खर्चा यहाँ पे आपको दे रखा है, किसमें, रेट्स एंड टैक्सेस में। तो रेट्स एंड टैक्सेस में क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ पॉइंट नंबर सी। सैलरी इंक्लूड 50,000 रुपीज पेड ऑन अ सिंगल डे बाय वे ऑफ कैश टू हिज अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को यहाँ पे क्या है, सिंगल डे में उसने कैश में 15,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो ये डिसअलाउ। तो सैलरी जो दे रखी है, सैलरी पे क्या है, एडजस्टमेंट है। ये सैलरी पे क्या है, एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बोल रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ऑफ रुपीज 10 लाख टेकन फ्रॉम एनबीएफसी, आउट ऑफ द लोन amount of rupees 2 lakh was used for personal purpose and balance was used for business purpose. No TDS was deducted while payment of interest. इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, वो सॉरी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया आपने जब इंटरेस्ट का पेमेंट किया था। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है किसको, इंटरेस्ट पेड टू एनबीएफसी, इस पर क्या है, एडजस्टमेंट दे रखा है, इस पर भी एक एडजस्टमेंट है। मिस्टर सुभाष पेड ₹45,000 बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, स्पाउस एंड हिज चिल्ड्रन। तो 45,000 रुपए का यहाँ पे क्या किया उसने, एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो 80D में इसका बेनिफिट आया। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड अमाउंट ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द सोमिनार रिलीज बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो जनरल एक्सपेंसेस जो है, उस जनरल एक्सपेंसेस में यहाँ पे आपको दे रखा है कितना है, पॉइंट नंबर जी।
तो यहाँ पे पॉइंट नंबर जी पे क्या है, एक एडजस्टमेंट है। ठीक है। He received an income tax refund during the year which include rupees 2000 toward interest। तो इसमें से 2000 रुपए किसके, इंटरेस्ट के हैं। तो मुझे इंटरेस्ट का लगा अदर सोर्स में जाकर टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है, वो रिफंड टैक्सेबल नहीं होती, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे जो बोला इसमें 2000 रुपए का है, इंटरेस्ट का है, तो ये अदर सोर्स में जाके क्या होगा, टैक्सेबल। अदर सोर्स में जाके क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो पॉइंट नंबर एच पे इसका क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखा है। ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज एज पर इनकम टैक्स रूल 1962। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है वो एज पर इनकम टैक्स रूल हुआ है। तो ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखो 1,82,000 रुपए का, ये एज पर इनकम टैक्स ही है। ठीक है। However, it does not include depreciation on a new machinery purchased and put to use on 23rd September for manufacturing activity. Cost of the vehicle is rupees 3,10,000। इसमें इन्होंने 3,10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी थी 23 सितंबर को पुट टू यूज किया, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन उन्होंने क्या नहीं किया, एंड नहीं किया। तो इस केस में ध्यान रखना, इसने बोला है इनको दोनों रिजीम में क्या करना है, आपको टैक्स लाइबिलिटी बतानी है। तो जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन जो ओल्ड रिजीम है उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। एडवांस टैक्स जो पे किया वो 15 लाख रुपए का किया। आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करके दिखानी है, आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करके दिखानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले टोटल लायबिलिटी निकालने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी टोटल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए देखो सबसे पहले क्या सैलरी हेड में कुछ है, आंसर इज तो हाउस प्रॉपर्टी में, यस हाउस प्रॉपर्टी में आपको कुछ दे रखा है। तो हाउस प्रॉपर्टी की में आपको रेंट रिसिप्ट दे रखा है कितने का, 7,20,000 का। कितने का, 7,20,000 का। इससे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इसमें आपको 30% का क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% का क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 7,20,000 माइनस 30%, ये हो जाएगा आपका 5,04,000। ये हो जाएगा आपका 5,04,000। उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, पीजीबीपी। तो देखो पीजीबीपी में यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, ले लो। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 75,43,815। 75,43,815 रुपए का आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब इसमें हमको क्या करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो एक एक एडजस्टमेंट करते हैं और चलते हैं। तो सबसे पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट्स, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पे पीएनएल्स, फिर आपको खर्चे दे। तो पीएनएल के खर्चे देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला है देखो सैलरी और वेजेस का खर्चा, ठीक है ना, सैलरी एंड वेजेस का खर्चा। सैलरी एंड वेजेस पे पॉइंट नंबर क्या दे रखा है, डी। तो पॉइंट नंबर डी में बोला कि जो सैलरी है, इस सैलरी में क्या है, 15,000 रुपए पे किए आपने ऑन सिंगल डे बाय वे ऑफ कैश टू इस अकाउंटेंट। तो सेक्शन 43 में क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो 15,000 रुपए क्या हो जाएंगे आपके डिसअलाउ। तो एड बैक करने पड़ेंगे, तो ऐड करने पड़ेंगे कितने, 15,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस पे पॉइंट नंबर जी पे एडजस्टमेंट है। तो जनरल एक्सपेंस में आपको बोल रहा है, जनरल एक्सपेंस में बोल रहा है इंक्लूड अमाउंट ₹20,000 पेड बाय चेक टुवर्ड एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश सोबिना रिलीज बाय लोकल पॉलिटिकल पार्टी। तो ये क्या होता है, डिसअलाउ। तो जो भी आप यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट करते हो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के इसमें सोविनर वगैरह में, तो ये क्या होता है, खर्चा हमेशा डिसअलाउ होता है, ये कभी अलाउ नहीं होता। ठीक है। तो 20,000 का खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। ऐड हो जाएगा कितना, 20,000। और क्या है, रेट्स एंड टैक्स, रेट्स एंड टैक्स में पॉइंट नंबर सी दे रखा है। बोला है रेट्स एंड टैक्स इंक्लूड ₹5,000 पेड टुवर्ड लेट फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-24 234 एफ में। तो बताओ ये जो लेट फिलिंग फी है किसका, इनकम टैक्स का। तो बताओ इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी जो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह है, या आपको कोई टैक्स पे किया, कोई पेनल्टी वगैरह, कोई लेट फाइलिंग वगैरह यहाँ पे अलाउ नहीं होता। ठीक है। ये हो जाएगी 5,000। चलिए उसके बाद यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी। जो लेट पेमेंट किया जीएसटी का, तो जीएसटी का जो लेट पेमेंट किया उस पर इंटरेस्ट आपने पे किया है, वो यहाँ पे अलाउ होता है। अलाउ होता है तो आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जो चीज सही है उसे सही रखते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स पे किया है यहाँ पे, तो मतलब इनकम टैक्स पे किया तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ होगा। आगे कितना कितना, 3,45,000, 3,45,000। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट पेड टू एनबीएफसी। एनबीएफसी को यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट पेड किया। तो उस पर पॉइंट नंबर ई में कुछ एडजस्टमेंट है।
पॉइंट नंबर ई में एडजस्टमेंट है, बोला इंटरेस्ट पेड ऑन लोन रुपीज 10 लाख टेकन फ्रॉम एनबीएफसी। इस लोन में जो 2 लाख रुपए थे वो हमने यूज किए पर्सनल पर्पज के लिए, और जो बैलेंस पैसा था वो बिजनेस पर्पज के लिए था। टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जब हमने इंटरेस्ट पे किया था। तो टोटल जो 1,20,000 रुपए का यहाँ पे इंटरेस्ट है, 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट है, इसका 80% तो बिजनेस में यूज हुआ और 20% इसका पर्सनल यूज में हुआ। तो जो 80% बिजनेस में यूज हुआ ये तो बिजनेस एक्सपेंडिचर अलग हो जाएगा। 20% जो किया वो पर्सनल का पर्सनल अलग नहीं होता। तो यहाँ पे जो 24,000 है, ये 24,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ये जो 80% है जो उसने इंटरेस्ट पे किया, कौन सा, 96,000 रुपीज का, इसका क्या होगा। तो ये देखो, ये जो इसने इंटरेस्ट पे किया ये किसको पे किया, एनबीएफसी को पे किया, और एनबीएफसी को पे किया और उसने टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया। सेक्शन 194 क्या कहता है, 194 ए में जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उसमें एनबीएफसी को इंक्लूड नहीं कर रखा है। ठीक है, तो यदि आप एनबीएफसी को पेमेंट करते हो इंटरेस्ट का, तो वहां पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सेक्शन 194 ए में। तो यहाँ पे जो 96,000 है, इस 96,000 उसको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था 10% का, लेकिन उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30% खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। 96,000 का 30% खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 28,800 रुपए क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे डिसअलाउ हो जाएंगे। 28,800 रुपए डिसअलाउ हो जाएंगे। तो 24,000 रुपए तो पर्सनल पर्पज के लिए था, पूरी डिसअलाउ। 28,800 चूंकि इसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28,800 भी डिसअलाउ हो जाएगा। कितना, 30% इसके 96,000 का। ठीक है, तो एड बैक कर देंगे कितना, 24,000, और एड बैक कर देंगे कितना, 28,800 रुपए, 28,800 रुपए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन 1,82,000 है। डेप्रिसिएशन के लिए पॉइंट नंबर आई में बोला है कि जो डेप्रिसिएशन है वो एज पर इनकम टैक्स रूल चार्ज किया, तो एज पर इनकम टैक्स रूल डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। तो ये तो ठीक है, तो 1,82,000 को तो यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि एक 3,10,000 रुपए की नई प्लांट एंड मशीन भी खरीदी थी 23 सितंबर को, इसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा। तो बताओ यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन है, ये उसको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। ठीक है, तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो 3,10,000 रुपए पे कितना, 15%, और 3,10,000 रुपए पे एडिशनल कितना, 20%। तो कितना डेप्रिसिएशन बनेगा, 3,10,000 का 15% यानी कितना, 46,500, और 3,10,000 का कितना, 20% यानी कितना, 62,000। ये बन जाएगा आपका एडिशनल। एडिशनल डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। तो अभी कितना मिलेगा आपको, केवल 46,500 मिलेगा। कितना मिलेगा, 46,500। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना मिल जाएगा, 46,500। 46,500 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट हुए। एक एडजस्टमेंट बचा कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक के लिए बोला, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू में रखेगा 25,000 रुपए से। देखो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इनकम साइड में, क्रेडिट साइड का आइटम है। तो क्रेडिट साइड का आइटम का मतलब इसने क्या करके अपनी इनकम को कम कर रखा है। क्लोजिंग स्टॉक अंदर वैल्यू का मतलब इनकम की साइड कम है, इनकम कम दिखा रखी है, प्रॉफिट कम दिखा रखा है। प्रॉफिट कम दिखा रखा है, हमें सही करना है तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम एडजस्टमेंट करेंगे इसमें प्रॉफिट मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। तो क्या करूंगा, एडमिट करूंगा, क्या कर दूंगा, एडमिट कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ इनकम थी, ये तो अलग सोर्सेस की इनकम है, इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपका ये 17,20,000 जो है डिविडेंड का इनकम, 17,20,000। ये जो तुम्हारा 1,08,000 रुपए किसका इंटरेस्ट का, ये हट जाएगा। 7,20,000 रुपए जो रेंट रिसीव हुआ है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हुआ। और 18,000 रुपए का क्या हुआ, ये इनकम टैक्स रिफंड। ये चारों के चारों यहाँ से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ, ये जब लेस हो जाएंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे भाई, ये कहीं तो टैक्सेबल होंगे ना। तो देखो ये जो रेंट रिसीव हुआ था, तो रेंट रिसीव तुमने कहाँ पे टैक्सेबल कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी में लगे। बाकी हम क्या निकालेंगे, अदर सोर्स की इनकम। तो अदर सोर्स की इनकम में देखो, जो डिविडेंड की इनकम है, डिविडेंड की इनकम वो कितनी है, 17,20,000। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, एफडी का इंटरेस्ट दे रखा है। तो एफडी का जो इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना है, नेट ऑफ टैक्स। तो इसको ग्रोस करके दिखाओ। 1,08,000 जो है, एफडी पे 194 ए में टीडीएस डिडक्ट होता है कितने पे, 10% से, यानी कितने के बराबर है, 90% के बराबर। इसको 100% के बराबर कर दो, कितना, 1,20,000। ठीक है,
उसके बाद रेंट का हो गया, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड ले लो। इंटरेस्ट कितना है, 2000 रुपये। ये अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। ये क्या बन जाएगी, आपकी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 75,43,815 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, 45,000 प्लस 24,000 प्लस 28,800 माइनस 46,500 प्लस 25,000 माइनस 17,20,000 माइनस 1,08,000 माइनस 7,20,000 माइनस 18,000। यानी ये आ जाएगा आपका यहाँ पे पीजीबीबी का इनकम 53,94,115। 53,94,115 क्या जाएगा आपका पीजीबीपी का इनकम। ठीक है, ये हो गया पीजीबीपी का इनकम। अदर सोर्स का इनकम कितना बनेगा, तो अदर सोर्स का इनकम में देखो 17,20,000 प्लस 1,20,000, 1,20,000 प्लस 2,000, 18,42,000। अदर सोर्स का इनकम कितना बनेगा, 18,42,000। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी बन जाएगी आपकी, 18,42,000 प्लस 53,94,115 प्लस 5,04,000 प्लस 5,04,000, यानी ये बन जाएगी आपकी 77,40,115। ये क्या बन जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, 77,40,115, 77,40,115। ठीक है, अब इसमें देखो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो होते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते, मतलब डिडक्शंस वगैरह के। ठीक है, और इसमें एक डिडक्शंस का पॉइंट है 80D से रिलेटेड। ठीक है, 80D से रिलेटेड ये वाला, तो ये यहाँ पे इसको बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। तो ये तो आपकी जो इनकम हो गई, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बन रहा है वो निकाल लेते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में देखो 15 लाख रुपए तक कितना टैक्स बनता है, 1,40,000, 1,40,000। और जो मोर देन 15 लाख है उस पर कितना, 30%। प्लस ये जो इनकम है ये 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो इसमें बताओ कितना, 10% का सरचार्ज लगेगा और 4% का क्या लगेगा, एजुकेशन सेस लगेगा। ठीक है, तो यदि मैं टैक्स कैलकुलेट करूं, -15 लाख, ये हो जाएगा कितना, 50% प्लस 1,40,000 प्लस 10% का सरचार्ज प्लस 4% का एजुकेशन सेस, ये बनेगा आपका 2301767.468। इतना टैक्स बनेगा। अब इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करने के लिए फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और इसको क्या करेंगे, ये क्या है, 5 और उससे ज्यादा है, तो ये हायर साइड हो जाएगा। तो कितना, 23,01,770 रुपए का क्या बनेगा, टैक्स बनेगा। 23,01,770 रुपए का यहाँ पे क्या बनेगा, आपका टैक्स बनेगा। किसमें, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। इसमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, ओल्ड रिजीम में क्या होगा, ओल्ड रिजीम में क्या होगा, ओल्ड रिजीम में जो आपकी जीटीआई है 77,40,115, इसमें से सबसे पहले तो एक एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस कर दो, कितने का, 62,000 रुपए का। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या जाएगी, जीटीआई। इसमें से फिर लेस कर दो 80D। इसमें देखो 45,000 रुपए क्या किए, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया। ये सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का बेनिफिट मिलता है, तो पूरा 45,000 का इसमें क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। ये स्कीम बन जाएगी। तो 77,40,115, इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना, 62,000, और इसमें 80D का डिडक्शन कितना, 45,000। कितना, 45,000। ये बन जाएगा आपका 76,33,115।
इस पे आपको टैक्स निकालना है। इस पे टैक्स निकालने के लिए उम्र वृद्धि में बताओ 10 लाख तक कितना टैक्स बनता है। अब ये सीनियर सिटीजन है तो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, कौन सी स्लैब मिलेगी इसको, 3 लाख रुपए वाली। मतलब 10 लाख रुपए तक कितना टैक्स बनेगा इसका, 1,10,000। तो मैंने आपको जो क्विक रिवीजन करवाए थे उस क्विक रिवीजन में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप क्या निकालने जाओगे, टैक्स निकालने जाओगे। ये आप ऐसे नहीं निकालेंगे कि 5 लाख में कितना, 10 लाख में कितना है। ये आपको यदि याद नहीं होगा ना तो आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें 10 लाख रुपए तक कितना टैक्स बनता है, 1,10,000। उसके बाद कितना बनेगा, 30% प्लस 10% का सरचार्ज, और 4% का क्या हो जाएगा, एजुकेशन सेस। तो 10 लाख रुपए तक 1,10,000। तो जो 76,33,115 है, 76,33,115 माइनस 10 लाख, इस पे कितना टैक्स बनेगा, 30% प्लस 1,10,000 प्लस 10% का सरचार्ज प्लस 4% का एजुकेशन सेस। तो ये आपका टैक्स बन जाएगा टोटल 24,02,325.068। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे, ये 5 या उससे ज्यादा है तो कितना टैक्स बन जाएगा, 24,02,330, 24,02,330, 24,02,330 रुपए का टैक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने का, 15 मार्क्स का। इसमें देखो एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, वो बोल रहा है एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 15 लाख रुपीज। ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम में नहीं आई। क्यों काम में नहीं आई, इसमें देखो हमसे पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। कि आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है कितनी होगा। यदि हमसे पूछता कि इसमें नेट टैक्स पेबल बताओ कितना होगा, क्या पूछता, कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड नेट टैक्स पेबल कितना होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्या कर लेते, कंसीडर कर लेते, जो भी हमने टैक्स पे करना है इसमें से 15 लाख रुपए लेस कर देते। प्लस फिर हमने इसमें टीडीएस का भी एक एडजस्टमेंट करते, ऊपर एक टीडीएस भी डिडक्ट हुआ हमारा, ऊपर एक टीडीएस भी डिडक्ट हुआ। ठीक है ना, तो जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था एफडी वाली इनकम पे, उसको भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। 12,000 रुपए का वो टीडीएस का अमाउंट है, वो भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन इसने बोला नहीं है कि बोला कि टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करके बताओ कितनी होगी। इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे काम में नहीं आई। यदि ये बोलता नेट टैक्स पेबल कितना होगा, नेट टैक्स पेबल कितना होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको एडजस्टमेंट भी कर देते। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ क्या रहा है। यदि आप एग्जाम में एडवांस टैक्स वगैरह पे करके आ गए तो भाई फिर एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, कि कंप्यूटर नेट टैक्स लायबिलिटी, तो फिर एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो आपको कितने मार्क्स थे उसमें। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने एक तरीका बताया आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। इस तरीके में क्या है कि आपका कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो छूटेगा नहीं। जो भी एडजस्टमेंट आप वहीं पे उसको नोट करके आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे ए, तो मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था फिर पेपर का, उस पेपर के फॉर्मेट में जो क्या होता है, पहले क्वेश्चन कंपलसरी 15 मार्क्स का, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होता है, जैसे 2A ये कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक 6 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, फिर एक 4 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का। ये फिक्स पैटर्न जो है वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे फॉलो करता है। ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ये एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरीके से ये पेपर फॉर्मेट रहता है। ठीक है, चलिए, मिस्टर रोहन फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 25। कुछ मिस्टर रोहन की आपको इनकम दे रखी है, आपको क्या करना है, कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। चलिए वो क्या है, यदि वो आर है तो क्या होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यदि वो आर बट एन आर है तो क्या होगा, और यदि वो एन आर है तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। अब इस केस में देखो, जो रेजिडेंट होता है, ध्यान रखना, जो आर ओ आर होता है, एक आर एन आर होता है, और एक एन आर होता है। आर और आर को तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, नॉन रेजिडेंट को ओनली इंडिया से रिलेटेड जो इनकम है, केवल इंडिया से रिलेटेड इनकम है। और आर एन आर को इंडिया वाली पे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फॉरेन की वो इनकम जो इंडिया से रिलेटेड है, बिजनेस सेटअप, प्रोफेशनल सेटअप इंडिया से है, कनेक्शन इंडिया से है, तो उस केस में उस इनकम पे भी इसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। एक एक इनकम को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, विच इज इनकम फ्रॉम दिल्ली, 65,000 रुपए इंडिया में रिसीव हुए।
इनकम रिसीव हुआ, इनकम अर्न कहाँ से, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, ईरान में बिजनेस से अर्न हुआ। करंट कहाँ से हुआ, दिल्ली से। इंडिया में 65,000 रुपये से रिसीव हुए, टोटल 80,000 रुपये। आर मार का तो मतलब ही नहीं है, ये तो क्या करेगा, ये तो बोलेगा भैया पूरी इनकम तो टैक्स लगेगा। आर एन आर भी देखो, पूरा का पूरा बिजनेस कहाँ से चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है। इसका मतलब ये 80,000 भी क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। नॉन रेजिडेंट को भी इंडिया वाली से मतलब है, ठीक है, तो इसमें कितना टैक्सेबल होगा, 65,000। सेकंड बोला पेंशन फॉर सर्विसेज रिसीव्ड इन इंडिया, पेंशन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन ईरान, ये कंप्यूटर दे रखा है। तो जो पेंशन आपको किससे ले रही है, इंडिया से रिलेटेड इनकम दे रखी है। पेंशन जो है वो आपको सर्विस आपने कहा कि इंडिया में रेंडर किया, लेकिन मनी आपको रिसीव ईरान में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24,000, ठीक है, 24,000 और 24,000। ये ध्यान रखना, ये जो कंप्यूटर दे रखा है इसका मतलब अभी यहाँ पे सारे के सारे एडजस्टमेंट हो रखे हैं। तो पेंशन एज अ सैलरी हेड में जाकर टैक्सेबल होती है, तो उसमें से बाकी फिर डिडक्शन इसमें कैलकुलेट मत करना। समझ में आ रही बात। डिविडेंड फ्रॉम एन ऑयल कंपनी इन ईरान में कंपनी रिसीव इन ईरान, बताओ ईरान की कंपनी ईरान में रिसीव हुआ है, तो बताओ कहाँ जाएगा, 15,000। क्या आर एनआर में जाएगा, भाई इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा क्या, आंसर इज नो, इसमें नहीं आएगा। एनआर में भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन मनी borrowed by Mr. Deepinder are non-dividend for the purpose of investment in shares of XYZ Limited Indian Company। तो देखो, इंटरेस्ट मिस्टर को क्या है, इंटरेस्ट मिला है, किससे मिला इंटरेस्ट, एक दीपेंद्र है नॉन रेजिडेंट, इंडिया के बाहर का व्यक्ति है, उससे कुछ पैसा उसने उधार लिया, किसने, नॉन रेजिडेंट में। उस पर उसने क्या किया, इंटरेस्ट का पेमेंट किया, 55,000 रुपए मिले हैं। तो कारोबार को तो पूरा का पूरा क्या हुआ, टैक्सेबल होगा। कारोबार को तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, इसमें तो देखना ही नहीं है। अब आर एन और एनआर में क्या टैक्सेबल होगा, क्या ये बोल रहा है कि जो पैसा है किससे मिला है, नॉन रेजिडेंट से मिला है, नॉन रेजिडेंट से मिला है, तो इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। तो 55,000 डैश डैश दोनों की जगह टैक्सेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, इसकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। वो सीधा सा है, आर वन जो होता है इसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, आर एन वन केवल इंडिया से रिलेटेड जो इनकम है, इंडिया वाली इनकम तो होती है, इंडियन इनकम टैक्स का कनेक्शन इंडिया से है वो ले लो। और नॉन रेजिडेंट को केवल भैया इंडिया से रिलेटेड जो इनकम है वो देते हो, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एग्जामिन एंड एक्सप्लेन टीडीएस टीसीएस implications in the following case along with the reason thereof, assuming that the deductees are residents and having a PAN which they have fully furnished with the respective deductees, ठीक है। चलिए, तो अगर मिस्टर राम जो है एक इंडिविजुअल है कैरिंग ऑन बिजनेस, रिपोर्टेड अ टर्नओवर ऑफ ₹89 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। इन अप्रैल 2024 he entered into an agreement to hire machinery for use in his business operation for a monthly rent of ₹50,000। मिस्टर राम इंडिविजुअल है, बिजनेस जो करता है, और उसका टर्नओवर कितना था लास्ट ईयर का, 89 लाख रुपीज। इसका मतलब लास्ट ईयर इसका ऑडिट नहीं हुआ, लास्ट ईयर इसका ऑडिट नहीं हुआ। अब इसने एंटर्ड हुआ, क्या किया इसने, प्लांट एंड मशीनरी हायरिंग के लिए, वो होता है रेंट पे किया। रेंट के लिए 2 सेक्शन होते हैं, तो होता है 194 आई, एक होता है 194 आई बी। आई में कौन आता है, आई में वो आता है जिसकी ऑडिट होती है, जिसकी ऑडिट होती है। और आईबी में कौन होता है, आईबी किसके लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 194 आईबी है ना, इसमें प्लांट एंड मशीनरी का जो रेंट वगैरह होता है वो कवर नहीं होता, केवल जो आपका बिल्डिंग्स वगैरह का जो होता है ना वही कवर होता है। इसमें आपका प्लांट एंड मशीनरी का वगैरह का कोई कवर नहीं होता, ठीक है। तो ये जो मंथली रेंट पे कर रहा है, हायर मशीनरी के लिए पे कर रहा है, हायरिंग मशीनरी के लिए पे कर रहा है, इसका मतलब 194 आई में जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर ऑडिट हुआ ही नहीं है। 194 आई में जाएगा, आंसर इज नो। तो बताओ यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा क्या, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, दो सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, XYZ लिमिटेड हैविंग एन आइडियल पार्किंग लॉट ऑप्टेड टू लीज इट थ्रू अ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस, ठीक है। PQR Limited, a PSU, emerged as the highest bidder and then utilized the premises in its business operation under the lease arrangement। मतलब यहाँ पे जो पार्किंग लॉट है, इस पार्किंग लॉट का ये लीज किसको मिला, ये जो PQR लिमिटेड है, PQR लिमिटेड वो कौन है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU वगैरह है। तो पब्लिक सेक्टर के लिए यहाँ पे जो है प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो क्या TCS एप्लीकेबल होगा, क्या आंसर इज नॉट, TCS एप्लीकेबल नहीं होगा, TCS एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि PQR लिमिटेड जो है क्या है, ये PSU है, क्या है, एक PSU है। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके के खूब सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके स्टडी मटेरियल में और वहाँ पे आ रखे हैं पहले, तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, तो इसलिए आप
इनसे आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो आप अपना टाइम बचाइए, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है आपके लिए। यदि आप हर क्वेश्चंस को मतलब आप सेम हर क्वेश्चंस को बार-बार करोगे तो वो आपका टाइम किल करेगा। इससे अच्छा है कि आप प्रोविज़न्स को और अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना? प्रोविज़न्स को और अच्छे से पढ़ो, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड का ए पार्ट। Aditya Traders, a sole proprietorship concern, owned four machines that were first put to use business purpose in March 24. Depreciation on these machines charged at the rate 15%। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 मशीन्स हैं उसके पास और उसने जो है 1 मार्च 24 को इसको यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट पुट टू यूज यहाँ पे उसका किया था, ठीक है। WTP दे रखी है ब्लॉक का 1 अप्रैल को कितना, 7,70,000 रुपए। 15 जुलाई को यहाँ पे बोला है सोल्ड टू ऑफ द ओल्ड मशीन, यहाँ पे कितने की 10 लाख रुपए की इसने बेच दी है 15 जुलाई को। 30 दिसंबर को इसने एक सेकंड हैंड प्लांट एक्वायर किया 6,20,000 रुपए का एंड पुटेड यूज फॉर बिजनेस पर्पज। अब आपसे हम क्या क्या पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बोला 25-26 में कितना डेप्रिसिएशन क्लेम होगा वो बता दो। कंप्यूटर कैपिटल गेन लाइव इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर, कितना कैपिटल गेन यहाँ पे टैक्स होगा वो बता दो। ये मिस्टर्स आदित्य ट्रेडर्स had sold two machines in July 24 for rupees 15 lakh, will be there any difference with market। यदि बोल रहा है कि ये जुलाई में जो बेची मशीन इसने ऊपर 10 लाख रुपए की, यदि 15 लाख रुपए की बेचता तो क्या आपकी उस बर्गिंग में कोई फर्क पड़ता? तो एक बार इसमें कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन होगा, कितना यहाँ पे कैपिटल गेन होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ओपनिंग डब्ल्यूडीपी दे रखी है। ओपनिंग डब्ल्यूडीपी कितने की दे रखी है, 7,70,000 रुपए की, ठीक है ना। ये पूरा ब्लॉक वाइज चलता है, इनकम टैक्स में ब्लॉक वाइज चलता है। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीपी दे रखी है, इसमें एडिशंस दिखाओ। एडिशंस कितने का हुआ, तो एडिशंस यहाँ पे कितने का हुआ, 6,10,000 रुपए का। एक सेकंड हैंड प्लांटर मशीनरी खरीदी है, कब खरीदी है, 30 दिसंबर को, ठीक है। इसका मतलब इस पे जो है वो हाफ रेट से क्या मिलेगा हमें, डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाफ रेट से क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखेगी, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर क्या है, तो उस केस में हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रखी कि वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, ठीक है। और वैसे बोल रहा है कि ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स करता है तो मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा काम नहीं हो सकता। एडिशनल एडिशनल दे रहे हैं 6,10,000 रुपए के, प्लस जो आपने सेल किया तो सेल प्रोसीड क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। सेल प्रोसीड कितने की मिली है, 10 लाख रुपए की। तो ये आ जाएगी आपकी क्या, इसमें से हम लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो आती है आपकी क्या, क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। तो देखो इस केस में मतलब क्या है, 7,70,000 की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी थी, 7,70,000 रुपए का क्या बचा है यहाँ पे, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी था, उसमें से 6,10,000 रुपए हमने ऐड किए, एडिशन था माइनस 10 लाख रुपए में हमने क्या किया, कुछ मशीन बेच दी, यानी 3,80,000 रुपए का। अभी हमारे पास जो यहाँ पे जो ब्लॉक बचा हुआ है वो कितने का बचा हुआ है, 3,80,000 रुपए का ब्लॉक बचा हुआ है, 3,80,000 रुपए का ब्लॉक बचा हुआ है। अब इस केस में इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। तो देखो ये जो 7,70,000 रुपए की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी थी और यहाँ से जो 6,10,000 रुपए का एडिशन 10 लाख रुपए का बेच दिया, इसका मतलब 380 बचे। तो बताओ यहाँ पे जो 3,80,000 बचे हैं ना, ये 3,80,000 किससे बचे हैं, ये एडिशन से बचे हैं। ये किससे बचे, इस एडिशंस वाले अमाउंट से बचे 6,10,000 रुपए। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, किससे, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, ठीक है। और हाफ रेट से डेप्रिसिएशन क्लेम होगा तो कितना होगा इसका, 7.5% का, कितना, 7.5% का कितना, 28,500 रुपए क्या होंगे यहाँ पे, आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा, 28,500 रुपए। समझ में आई बात। ये जो यहाँ पे मशीनरी बेची, इसके बाद हमें 3,80,000 रुपए का क्या बचा, पूरा ब्लॉक बचा। 3,80,000 का ब्लॉक बचने का मतलब ही क्या हुआ है, सीधे सी बात है कि जो पैसा जब एडिशन हुआ है, सबसे लेटेस्ट एडिशन तो यही है ना। देखो 15 जुलाई को इसने मशीन बेच दी थी, उसके बाद 30 दिसंबर को हमें क्या मिला है, एडिशन मिला है। इसका मतलब जो ये जो 3,80,000 रुपए बचे हैं वो किससे बचे हुए हैं, वो किससे बचे हुए हैं बताओ, वो आपके एडिशन से ही बचे हुए हैं। अभी 15 जुलाई को आपने मशीन बेच दी थी, 10 लाख रुपए से आपने खत्म कर दिया था एक तरीके से, तो ब्लॉक 7,70,000 का था ना, 10 लाख रुपए यहाँ पे खत्म हो गया। इसका मतलब जो बचा हुआ है अमाउंट ये किसका है, एडिशन से है, किससे, एडिशन से है। तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा 28,500 रुपए से। उनका कैपिटल कितना होगा, कैपिटल गेन कितना होगा, भाई कैपिटल गेन कहाँ से होगा, अभी तो ब्लॉक ही बच रहा है हमारे, अभी तो ब्लॉक में अमाउंट है, तो ब्लॉक में अमाउंट है तो कैपिटल गेन होगा ही नहीं, तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, अभी ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है।
बोला कि यदि बोल रहा है कि यदि इसको 15 लाख रुपए में बेचता तो क्या होता, तो यदि इसको 15 लाख रुपए में बेचता तो 7,70,000 प्लस 6,10,000 माइनस 15,000, तो इस केस में मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1,20,000 रुपए से क्या बन जाता, कैपिटल गेन, 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 रुपये क्या बनता है यहाँ पे, कैपिटल गेन बन जाता है, 1,20,000 रुपये में क्या बन जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब ये डेप्रिसिएबल एसेट्स होती है उसमें ऑलवेज क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, तो इस केस में मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका बी पार्ट। Mr. Arjun and Mr. Rohit started constructing independent residential houses on plot of land situated in Delhi. बोला मिस्टर अर्जुन और मिस्टर रोहित हैं, इन्होंने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्ट करना क्या, इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल हाउस ऑन प्लॉट ऑफ लैंड सिचुएटेड इन दिल्ली। ठीक है, तो ये इन्होंने दो अलग अलग घर बनाए। ईच हाउस जो है कंप्लीज अ ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, हैविंग अ बिल्ट अप एरिया दे रखा है। मिस्टर अर्जुन कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड कंप्लीटेड इट ऑन 1 अप्रैल 2024। मिस्टर अर्जुन जो है, मिस्टर अर्जुन मिस्टर अर्जुन ने जो है कमेंस किया 1 अप्रैल 22 से, और कब कंप्लीट कर लिया इसको, 1 अप्रैल 24 में अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। ही ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस फॉर पर्सनल रेजिडेंस फॉर द डेट ऑफ कंप्लीशन, जिस दिन से कंप्लीशन हुआ इसने इसको क्या कर लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया। बोला कोई झंझट नहीं, किराएदार वराएदार का कोई झंझट नहीं लेना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आराम से रहूंगा अकेला मस्त। मिस्टर रोहित ऑल्सो कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 2022, इसने भी 1 अप्रैल 22 में क्या किया, स्टार्ट किया एंड कंप्लीटेड इट ऑन 30 सितंबर 2024, लेकिन इसने कंप्लीट कब किया, 30 सितंबर 2024 को। तो यहाँ पे जो मिस्टर अर्जुन है, उसके बाद मिस्टर रोहित है, मिस्टर रोहित, तो मिस्टर रोहित ने क्या किया यहाँ पे, 1 अप्रैल 22 में शुरू किया था, लेकिन खत्म कब किया, 30 सितंबर 24 में, 30 सितंबर 24 में इसको क्या किया, खत्म किया। ठीक है, ही ऑक्यूपाइड द ग्राउंड फ्लोर फ्रॉम 1 अक्टूबर 24 फॉर हिज ओन रेजिडेंस, बोल रहा है कि उसने ग्राउंड फ्लोर को तो क्या कर लिया, अपने लिए ले लिया, एंड लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर एंड मंथली रेंट ऑफ ₹20,000 फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 24 से 31 दिसंबर 2024। Tenant vacated the premises on 31 दिसंबर 2024 एंड मिस्टर रोहित occupied the entire house from 1 जनवरी 25 onward। मतलब सीधी सी बात है, अक्टूबर से दिसंबर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए उसने क्या दिया, इसको रेंट पे दिया, 20,000 रुपए पर मंथ का रेंट। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, उसको पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, पार्टली लेट आउट कर रखा है। तो इसने तो भैया क्या कर रखा है, दो चीज कर रखी है यहाँ पे, कुछ पार्ट इसने क्या कर रखा है, लेट आउट कर रहा है, और कुछ इसने क्या कर रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो एक तरीके से फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है, मतलब 50-50% है, मतलब 50-50% है। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है एंड म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है ईच फ्लोर की, ग्राउंड एंड फर्स्ट की 1 लाख एंड 72,000 पर एनम। फेयर रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, म्युनिसिपल टैक्स 8,000 ईच मिस्टर अर्जुन एंड मिस्टर रोहित के क्या किए, पे किए हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पे किए हैं, रिपेयर मेंटेनेंस का तो बिल्कुल ही मतलब नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सोल्यूशन लोन्स लिए हैं। मिस्टर अर्जुन अवेल्ड लोन ऑफ ₹15 लाख ऑन 1 अप्रैल 2022, 12% पर एनम पे। मिस्टर रोहित अवेल्ड 10 लाख रुपए का 10% पर एनम 1 जुलाई 2022। नो प्रिंसिपल रिपेमेंट वाज मेड बाय ईदर टिल 31 मार्च 2025, अभी कोई प्रिंसिपल का रिपेमेंट नहीं हुआ है। You are required to compute the income from use property, Mr. Arjun and Mr. Rohit, assuming both Mr. Arjun and Mr. Rohit open before it is received। उनका इनकम को यूज प्रॉपर्टी निकाल के बताओ। मैंने आपको जब हम केस सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था कि यहाँ पे जो इनकम यूज प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन आता है, इसमें आपके कौन कौन सी क्वेश्चन कैलकुलेशन पूछ सकता है, आपसे जीए भी पूछ सकता है, एनए भी पूछ सकता है, और इनकम या लॉस। ठीक है, तीनों की कैलकुलेशंस अलग अलग तरीके से होती है। इस वजह से हमेशा ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे इनकम या लॉस पूछ रहा है, मतलब आपको पहले जीए भी निकालनी है, उसमें से फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करा के एनए भी निकालनी है, एनए के बाद सेक्शन 24 के डिडक्शन सेस करने हैं, फिर आपको इनकम या लॉस मिलेगा। चलो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या करना है।
तो देखो मिस्टर अंजन तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो कोई झंझट ही नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके लिए तो क्या हो जाती है, जीएबी वगैरह से nil, कुछ नहीं होता। बस इसको एक डिडक्शन मिल जाता है, कौन किसका, 24B का, लोन का। तो लोन का इसको जो डिडक्शन मिलेगा, तो देखो यहाँ पे जो उसने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। कंस्ट्रक्शन के लिए जब लोन लेते हैं ना, तो एक तो क्या होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, और एक प्री कंस्ट्रक्शन होता है। जब कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हैं, तो एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन लोन चलता है, एक प्री कंस्ट्रक्शन लोन चलता है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, जिस ईयर में बेनिफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस ईयर का जो आपने इंटरेस्ट पे किया, तो इस केस में देखो यहाँ पे 15 लाख रुपए का लोन लिए थे मरीजों ने 12% पर एनम पे, ठीक है। तो कितना इसका करंट ईयर में इंटरेस्ट पे करेगा, ये 15 लाख रुपए का कितना 12%, यानी कितना 1,80,000, कितना 1,80,000। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से चलता है, जिस दिन से लोन लिया वो डेट को। तो लोन कब लिया इसने, 1 अप्रैल 22, तो 1 अप्रैल 22 से लिया, और कब तक चलता है, जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले का 31 मार्च। यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 2024 को, इससे जस्ट पहले का 31 मार्च ले लो। इसका मतलब कब, 31 मार्च 2024, यही तो है, इससे जस्ट पहले का 31 मार्च। तो इसके केस में बताओ क्या हुआ, 22-23 और 23-24, 2 साल का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। 2 साल का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब कितना इंटरेस्ट हुआ, 3,60,000 रुपए की। नहीं, 2 साल का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 3,60,000। और ये क्या एक साथ मिलता है क्या, नहीं, ये एक साथ नहीं मिलता, ये आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो 3,60,000 जो है वो आपको कितने में, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, यानी कितने, 72,000 रुपये, 72,000 रुपये। यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,80,000, यानी कितना, 2,52,000, 2,52,000। लेकिन सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितने तक, 2 लाख रुपए तक। तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कितने तक, 2 लाख रुपए तक। तो यही इसकी क्या बन जाएगी, इनकम या लॉस। यही इसका क्या बन जाएगा, इनकम या लॉस। ठीक है, क्या करें, दुख की बात है। मिस्टर रोहित भाई साहब है, इन्होंने क्या कर रखा है, आधा लेटआउट कर रखा है, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है उसका तो सीधी सी बात है, हम सिर्फ डिडक्शन क्या कर देंगे, इंटरेस्ट का लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसके केस में आप देखो, जो इसने इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट जो इसने लिया है, 10 लाख रुपए का लोन लिया 10% पे, ठीक है। तो इस केस में इसका जो प्री और पोस्ट, तो पोस्ट कितना होगा, 1 लाख। प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन कितना होगा, तो देखो प्री कंस्ट्रक्शन के केस में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ है, 1 अप्रैल 22 को, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन लोन कब लिया, 1 जुलाई 22 में, देखो ये इंपॉर्टेंट है ना। जुलाई में क्या लिया इसने, लोन लिया। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ इसका, 30 सितंबर 24 को, 30 सितंबर 24, तो 30 सितंबर 24 को कंप्लीट हुआ, जैसे जस्ट पहले का 31 मार्च देखो। तो 31 मार्च कब होगा, तो लोन स्टार्टिंग की डेट ले लो, 1 जुलाई 22, 1 जुलाई 22 से 31 मार्च 23। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 30 सितंबर 24 को, उससे जस्ट पहले का 31 मार्च, 31 मार्च 23, ठीक है। तो ये कितना पीरियड हो गया, तो जुलाई से देख लो, अप्रैल मई जून, ये हो जाएगा 9 मंथ, फिर आ जाएगा आपका 12 मंथ। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,000 तो ये हो जाएगा 9 मंथ का, और 1 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है, यानी 1,75,000, कितने का, 5 में, कितना, 35,000, कितना, 35,000, 35,000। तो टोटल कितना हुआ ये, 1,35,000, 1,35,000 का टोटल इंटरेस्ट हुआ। ये 1,35,000 का टोटल इंटरेस्ट हुआ है। इसको क्या करना पड़ेगा, 50-50% बांट दो। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या हो जाएगा, 24 बी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसका 50%, यानी कितना, 67,500, ठीक है। और इधर भी कितना आएगा, 67,500। अब बस हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या निकलना पड़ेगा, एक जीएबी निकलनी पड़ेगी, ठीक है। तो बताओ जीएबी कैसे निकलती है, जीएबी कैसे निकलती है।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअल रेंट होता है। एक्चुअल रेंट को कंपेयर करते हैं किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दे रखा, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करते हैं कैसे, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, फेयर रेंट ले लो और म्युनिसिपल वैल्यू ले लो विच एवर इज हायर। तो फेयर रेंट कितना दे रखा है, 1 लाख रुपए का, और म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है, 72,000 रुपए की, विच एवर इज हायर। ठीक है, अब ये कितने मंथ का है, 3 मंथ का है। तो एक्चुअल रेंट कितना हुआ, तो एक्चुअल रेंट किस केस में कितना हो गया, 60,000, ये 20,000 रुपए पर मंथ का है। और म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 72,000। ठीक है ना, तो टोटल कितने महीने, जो बैकेटेड पीरियड टोटल कितना है, 6 मंथ, तो 6 मंथ का निकाल लो, और 1 लाख रुपए। ये बैकेटेड पीरियड कितना, 6 मंथ, यानी कितना, 50,000। और ये कितना हो जाएगा, 36, विच एवर इज हायर कितना, 50,000, और विच एवर इज हायर कितना, 50,000, विच एवर इज हायर कितना, 60,000। टोटल जीएबी कितनी आ जाएगी इस केस में, 60,000। जीएबी कितनी आ जाएगी इस केस में, 60,000। जीएबी में से क्या कर दो, जो म्युनिसिपल टैक्स है वो लेस कर दो। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया, 8,000। अब हर चीज क्या करनी पड़ेगी, बांटनी पड़ेगी। भाई 2 फ्लोर है ना, 2 फ्लोर है ना, तो 4,000 कितना जाएगा, 56,000। इसमें से लेस कर दो क्या, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24 बी कितना, 67,500। तो 56,000 माइनस 30% माइनस 67,500, 28,300 लॉस, 28,300 लॉस। ठीक है, यदि इसको आपको नेट करके दिखाना पड़ेगा तो 95,800, ये कितना आएगा, 21,300। ठीक है, तो 28,300 का लॉस, 67,500 का लॉस, यानी 95,800 का लॉस। और इधर 2 लाख रुपए का लॉस, इधर 2 लाख रुपए का लॉस। तो ये भी इजी था क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब वैसे तो आपको क्या करना पड़ता है, 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं तो एक बार कर लेते हैं। पहला आपको दे रखा है, On 14th June 2024, Mr. Rajesh Kumar gifted a sum of rupees 3 lakh to his brother's wife, Miss Neha. 12 जुलाई को मिस्टर राजेश कुमार ब्रदर राकेश गिफ्टेड 5 लाख टू माइनर सन ऑफ राजेश कुमार। तो सबसे पहले क्या कर लो, इसका डायग्राम बना लो। ठीक है, तो डायग्राम में देखो क्या है, मिस्टर राजेश है एक तो, ठीक है ना, मिस्टर राजेश है। मिस्टर राजेश ने क्या किया, एक गिफ्ट किया अपने ब्रदर्स की वाइफ को। ठीक है, इसने गिफ्ट किया किसको, मिस नेहा को। कितना, 3 लाख रुपए, कितना, 3 लाख। मिस्टर राजेश कुमार ये किया 14 जून को। उसके बाद जुलाई में क्या किया, मिस्टर राजेश कुमार ब्रदर जो है मिस्टर राकेश, मिस्टर राकेश, तो मिस्टर राकेश ने गिफ्ट कर दिया 5 लाख रुपए इसके माइनर सन को। ठीक है, तो इसका क्या है, माइनर सन। इसने क्या कर दिया, माइनर सन को गिफ्ट कर दिया, कितना, 5 लाख। बहुत मिस नेहा एंड माइनर सन इन्वेस्टेड द गिफ्टेड अमाउंट इन एफडी ऑन 1 अगस्त 24 एट इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम। तो 1 अगस्त को क्या किया है इन्होंने, 1 अगस्त को ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये पैसा क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। 8 मंथ का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, दोनों ने पैसा एफडी में जमा करा दिया। ठीक है, तो दोनों ने क्या कर दिया, इतने पैसे का एफडी करा दिया। अज्यूम मिस अंजलि, अज्यूम मिस अंजलि मतलब वाइफ और मिस्टर राजेश, ये जो मिस्टर राजेश है ना इसकी वाइफ है एक, कौन, मिस अंजलि, हैज अ हायर इनकम देन ऑफ मिस्टर राजेश इनकम मिस्टर राजेश कुमार इनकम एंड शी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ बिफोर टैक्स रिजीम। बोल रहा है कि यहाँ पे उसकी जो वाइफ है, इस मिस्टर राजेश की जो वाइफ है अंजलि, अंजलि इसकी इनकम ज्यादा है। ठीक है, और ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जा रही है। ओके, आपको यहाँ पे बताना है कि क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। व्हाट वुड योर आंसर इफ मिस्टर राजेश कुमार ब्रदर मिस्टर राकेश गिफ्टेड 5 लाख टू मिस अंजलि इंस्टेड ऑफ माइनर सन, अपने माइनर सन की बजाय मिस अंजलि को ही गिफ्ट कर देता। इस केस में तो माइनर सन के केस में करता है तो क्या होता, और यदि उसकी वाइफ जो है मिस अंजलि
मिस अंजलि को करता तो यहाँ पे क्या होता? तो देखो इस केस में क्या है, ये एक तरीके से क्या होता है, क्रॉस ट्रांसफर होता है। क्या होता है? क्रॉस ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ट्रांसफर। मैं इसको प्यार से बोलता हूँ घर घर खेलना। तो जब आप ऐसे घर घर खेलने लगते हो ना कि एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, अपने माइनस वाई को कुछ पैसा दे रहा है, उसका जो ब्रदर है उसके माइनस से को कोई पैसा दे रहा है, तो ये जो आपको यहाँ पे टैक्स को बचाने का, ठीक है, जो भी मेथड आप अपनाते हो, मतलब आप एक तरीके से घर घर खेलते हो। तो ये जो घर घर खेलते हो ना, घर घर के खेलने में आपको इनकम टैक्स देना पड़ जाता है। आपको इनकम टैक्स देना पड़ जाता है। तो इस केस में क्या है, ये जो घर घर खेलने में ध्यान रखना है, यदि माइनर सन बीच में होता है, ध्यान से समझना, यदि माइनर सन बीच में होता है तो जो इनकम माइनर सन की है ना, वो इनकम माइनर सन की है वो क्लब होती है उसके पेरेंट्स के एंड में। ठीक है, इनकम क्लब होती है पेरेंट्स के एंड में। और उस केस में क्या होता है समझना, जो इंडिविजुअल अमाउंट्स होते हैं उन पर इनकम कैलकुलेट की जाती है। लेकिन यदि माइनर सन का अमाउंट बीच में नहीं है, ये आपस में जो चार मिलियन मिलियन लोग हैं आपस में करके पैसे बना रहे हैं लोग हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो इनकम होती है ना, वो इनकम किसके एंड में टैक्सेबल होती है? वो इनकम किसके एंड में टैक्सेबल होगी? राजस्व के एंड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, राजस्व के एंड में टैक्सेबल होगी। और जो इसमें जो नेट अमाउंट होता है वो उस पर इनकम कैलकुलेट की जाती है। मतलब हमें जो 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, बीच का अमाउंट क्या है, इसमें कॉमन अमाउंट है 3 लाख, उस 3 लाख रुपए पे क्या होती है, इनकम कैलकुलेट होती है, वही क्लिक होती है, वही क्लिक होती है। ठीक है, तो इस केस में देखो 3 लाख रुपए दिए, तो देखो 3 लाख रुपए पे, 3 लाख रुपए पे 9% निकालो 8 मंथ में, और एक 5 लाख रुपए है, तो 3 लाख, 3 लाख रुपए का निकालोगे 9% इंटू 8/12, तो एक तो आएगा 18,000। तो देखो ये जो मिस्टर नेहा है, मिस नेहा को कितना पैसा मिलेगा? 17,000। और वो जो माइनर सन है, माइनर सन को कितने मिले? 5 लाख। माइनर सन को जो 5 लाख रुपए मिले हैं, इस पर 9% पे करेगा, कितना? 30,000। कितने का? 30,000 ये माइनर सन को मिले। तो ये जो 18,000 रुपए मिले किसको? मिस नेहा को। ये तो किसके पास जाके टैक्सेबल होंगे? मिस्टर मुकेश के पास। ठीक है, और जो 30,000 रुपए हैं, ये 30,000 रुपए हैं, ये किसके पास जाएंगे? अंजलि के पास। पेरेंट्स के पास जाके क्लब होंगे, लेकिन पेरेंट्स की कौन से पेरेंट्स के पास? जिसकी इनकम ज्यादा है, ठीक है ना, इस माइनर की इनकम को क्लब करने से पहले 1032 का एक डिडक्शन मिल जाएगा, 1,500 रुपए का। 1,500 रुपए का 1032 का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कितना अमाउंट हो जाएगा? 28,500। 28,500। ठीक है, लेकिन यदि ये किसको पैसा ट्रांसफर करेगा, ये मिस अंजलि को डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा, ये माइनर सन का रूल इसमें नहीं है। तो इस केस में जो कॉमन अमाउंट है, कॉमन अमाउंट 18,000 रुपए, ये 18,000 रुपए इनकम क्लेम हुई किसके एंड में? क्लेम होगी मिस्टर राजेश के एंड में। इसके एंड में क्लेम होगी मिस्टर राजेश के एंड में। ठीक है, तो ये घर घर वाला जो सीन है, इस घर घर वाले सीन में यही क्वेश्चन पूछता है कि या तो माइनर सन को ट्रांसफर किया तो बता दो, या फिर वाइफ को किया तो बता दो। ठीक है, तो उस केस में माइनर सन को लिए ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि माइनर की इनकम पेरेंट्स के एंड में क्लेम होती है। तो पेरेंट्स कौन सा होगा? जिसकी इनकम ज्यादा है माइनर की इनकम को क्लेम करने से पहले। ठीक है, मैं जो मेन चीज को ध्यान रखनी है वो अमाउंट्स को ध्यान रखना है। अमाउंट्स को ध्यान रखना है, जब इस माइनर सम नहीं होना रूम है तो ये कॉमन अमाउंट होता है वो हम यूज करते हैं। और यदि माइनर सम है तो फिर इंडिविजुअल अमाउंट पे कैलकुलेट करके उसको कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा फिक्स है। ये जो रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन है ना, ये आपको हमेशा हर एग्जाम में आपको मिलेगा, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। ये जो आरओई वाला चैप्टर है इसमें से 4 से मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स है, एक दो एमसीक्यू भी आ जाए, मतलब मैक्सिमम 6 मार्क्स यहाँ से कवर होता है 6 नंबर का। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रहता है। और इसके जो टॉपिक्स है वो भी फिक्स है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। Raising the reasons total and following transaction is mandatory or wrong as per the provision of income tax act। ठीक है, तो बोल रहा है मिस्टर अर्जुन जो है उसने कैश पेमेंट किया 50,000 रुपए का होटल विस्टा देहरादून अगेंस्ट अ बिल रेज्ड बाय द होटल। तो यहाँ पे कैश पेमेंट किया 50,000 रुपए का। तो बताओ ये 50,000 तक का ही पेमेंट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये मोर देन 50,000 होता तो यहाँ पे क्या होती, दिक्कत होती। ठीक है, तो ये जो पेमेंट है वो सही है, कैश पेमेंट किया 50,000 रुपए का एक होटल विस्टा को देहरादून में इन्वेस्ट, क्या पेन कोड करने की जरूरत है? आंसर इज नो, तो ये 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है। मिस कविता एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट इनटू परचेज ऑफ डिवेंचर्स फॉर वैल्यू 1,85,000। तो यदि आपने डिवेंचर्स परचेज किए 1,85,000 रुपए के, तो उस केस में आपको क्या पेन कोड करने की जरूरत है? आंसर इज यस, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का है। मिस्टर रमेश मेक्स अ पेमेंट ऑफ 57,000 परचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में, तो बताओ ये भी मोर देन 50,000 का, तो यहाँ भी कोड करने की जरूरत है।
स्नेहा मेक्स अ पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ 9,50,000। स्कैम ड्यूटी वैल्यू देखिए 9,75,000, मतलब इस केस में लेस देन 10 लाख रुपए है, तो यहाँ पे पैन कोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पैन कोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर, ये किसमें ऑप्शन में है ये, तो आप या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो मिस्टर शाहिद एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट एंड परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया हैज अर्नड सैलरी इनकम ऑफ रुपीज 8,25,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो बोला कि मिस्टर शाहिद है और वो इंडिविजुअल है जो रेजिडेंट एंड परमानेंट रेजिडेंट इंडिया में है, और उसकी सैलरी की इनकम कितनी है, 8,25,000 रुपए सैलरी की इनकम दे रखी है, अर्न उसने किया सैलरी। He is eligible to claim deduction under Section 80C DG amounting to 2,75,000. On 30th July 2025, he approaches you for assistance in filling his return of income. तो बोल रहा है 30 जुलाई को आया था मेरे पास, आपके पास आई कि बताओ रिटर्न फाइल करने के लिए। जो था टैक्स कंसल्टेंट, what will be your advice regarding the filing the return of income? क्या एडवाइस करोगे? What will be your advice if he approaches you on 1 अगस्त 2025? नोट दे रखा है दैट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फिलिंग इज कितनी है, 31 जुलाई 25 आपको लेनी है। पेमेंट करना है इंटरेस्ट को। तो देखो सीधी सी बात है कि आपके पास कोई बंदा आया है, वो बोला है मेरी सैलरी कितना हुआ है, 25,000 है, और मेरे जो डिडक्शन है चैप्टर 6 से 2,75,000 रुपए के हैं। अब आप बताओ कि मैं मुझे कितना टैक्स पे करना है, वो रिटर्न फाइलिंग के लिए आया। तो देखो समस्या क्या है, समस्या यह कि अभी हमारे पास दो रिजीम है, एक तो है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और एक है हमारे पास ऑप्शनल टैक्स रिजीम। तो आपको जैसे ही दिख गया होगा कि यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम, आपको यहाँ पे दिख गया होगा चूंकि इसके पास क्या है, डिडक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बताओ क्या कहते हैं, सैलरी की इनकम में, सैलरी की इनकम कितनी है इसकी, 8,25,000। सैलरी की इनकम 8,25,000 है, 75,000 रुपए का इससे क्या दे दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो। बस इसके अलावा कुछ मिलेगा क्या, आंसर इज नो। तो 8,25,000 है माइनस 75,000, यानी कितना, 7.5 लाख। 7.5 लाख की इनकम पे आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये क्या इनकम है। ऑप्शनल टैक्स रिजीम क्या बोलती है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम बोलती है 8,25,000 तो आपकी क्या है, इनकम है। इसमें से 50,000 रुपए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लो, ठीक है। उसके बाद आप डिडक्शन क्लेम कर लेना 2,75,000 रुपए का। तो 8,25,000 माइनस 50,000 माइनस 2,75,000, यानी कितना, 5 लाख। इसकी इनकम कितनी आ गई, 5 लाख। तो बताओ यदि आपकी इनकम यहाँ पे क्या है, 5 लाख है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट 87A। तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपको नो टैक्स, जबकि आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मतलब आप क्या अप्रोच करोगे, आप बोलोगे भैया आप 30 जुलाई को आ गए हो, तो आप क्या कर लो, यहाँ पे ऑप्शनल टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाते हो ना, तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ता है, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ड्यू डेट आप आगे तक क्या करोगे, उसको चूज कर लो। या ये आ गया आपके पास कब, 30 जुलाई को आ गया, तो आपको बोल दो कि भैया आप यहाँ पे इसका आप टैक्स बचा सकते हो। लेकिन बोल रहा कि यदि इसने 1 अगस्त को अप्रोच किया तो क्या होगा, भैया जैसे ही 1 अगस्त हुआ, इसका मतलब आपकी ड्यू डेट कार्रवाई गई, जैसे ही ड्यू डेट कार्रवाई गई, तो आपको ये बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस प्लस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट फी भी फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कितने की, 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए की आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, लेट फी भी फाइल करनी पड़ेगी, लेट फी भी देनी पड़ेगी आपको 5,000 रुपए की, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये फिक्स है। ये जो आपका एक क्वेश्चन आता है थ्योरी का, ये आरबीआई वाले चैप्टर से आता है और 4 मार्क्स का ही आता है, फिक्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा आपका जो ये एमटीपीए डिस्कशन किया है, और इसमें देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। मैं आपको यही एक सजेशंस दूंगा कि जैसे आपका आरटीपी भी है, तो आरटीपी है, एमटीपी है, इनमें ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल क्या करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब उसके पास फिक्स क्वेश्चन है, उन्हीं को बार बार क्या करता है, वो देता रहता है। कभी फिगर चेंज कर देगा, कभी कोई नाम चेंज कर देगा, कभी कोई एक दो एडजस्टमेंट हटा देगा। ऐसे में क्या है कि यदि आप इस पर टाइम वेस्ट है, तो यदि आप इस पे बार-बार इन्हीं चीज़ों को करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप जो है प्रोविज़न्स को अच्छे से क्या करो, रिवाइज़ करो, ठीक है। आप यदि एक ही क्वेश्चन को 10 बार करोगे तो उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं होने वाली, आपको उससे टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो मेरा ये आपको एक सजेशन है कि आप अपने जो प्रोविज़न्स होते हैं ना, उन प्रोविज़न्स को बहुत अच्छे से करो,
और जब आपको प्रोविज़न्स अच्छे से हो जाएँगे, तो उस केस में फिर क्या है, आपको यहाँ पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप कोई-सा भी क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। एक और सजेशन मैं आपको देता हूँ कि जो फॉर्मेट्स होते हैं जब कैलकुलेशंस करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीजीडीपी का इनकम कैलकुलेट करना है, तो उसका इंस्टीट्यूट ने एक प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है कि पहले आपको डिफॉल्ट टैक्स ईजी में निकालना है, फिर आपको ऑप्शन टैक्स ईजी में निकालना है। और यदि आप इंस्टीट्यूट के आंसर्स भी देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट भी वही क्या करता है, पूरा का पूरा फॉर्मेट फॉलो करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें उस फॉर्मेट को तोड़ देते हैं, हम हमारी मर्जी से चलने लग जाते हैं। तो जब हमारी मर्जी से चलने लग जाते हैं, तो फिर अब एग्जाम में क्या होता है, हमें मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है ना, फिर हम कहते हैं ना कि मार्क्स नहीं मिले, तो वो दिक्कत है। ठीक है, तो यदि कहीं भी ऐसी कैलकुलेशंस है या फिर फॉर्मेट है और फॉर्मेट इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट भी वही फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, तो फिर आपको भी वही फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। ठीक है? उसी तरीके से कई एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। इनकम टैक्स में क्या होता है कि बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं जिसमें आईसीएआई अपना व्यू लेता है, तो हमें वही व्यू फॉलो करना है। हमारी जो देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं, हमें बाद में हम देख लेंगे। हमें एग्ज़ाम क्लियर करनी है, तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट हमें बोल रहा है, वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा एक एमटीपी का हमने डिस्कशन किया। एक एमटीपी वो काफ़ी ये अगस्त में होने वाली है अभी, ठीक है ना? तो वो एमटीपी देख लेना और क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है? क्वेश्चंस यदि वो रिपीटेड टाइप के हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट मत करो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? और यदि कोई आपको लगता है नया क्वेश्चन है, कोई नया एडजस्टमेंट है, तो उसको वहाँ पे आप कवर करो, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।